नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू डिस्कशन में। आइए डिस्कस करते हैं आज का करंट अफेयर्स। कोटरवई मूर्ति कला के बारे में दिया है। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तमिलनाडु का जो उलंदपुर पेट है उसी के पास जो पल्लव काल है उसके जो आठवीं शताब्दी की एक मूर्ति कला की खोज की है, जिसका नाम रखा गया है कोटरवईस। ये जो कोटरवईस है इसका अर्थ क्या है? यह युद्ध और विजय की तमिल देवी है, उन्हीं का नाम रखा गया है कोटरवईस। कोर्रम का अर्थ होता है, कोटरई आया है कोर्रम शब्द से। तमिल में कोर्रम शब्द का अर्थ होता है जीत, सफलता या तो बहादुरी। तो आइए इस मूर्ति कला के बारे में भी देख लेते हैं। यह मूर्ति 5 फीट की है, इसकी लंबाई 5 फीट की है, चौड़ाई 4 फीट की है, जिसमें कोटरई को हाथों में दर्शाया गया है। 8 हाथ दर्शाया गया है, इसके 8 हाथ, 1 2 3 4, 4 इधर 4 इधर, 8 हाथ दर्शाया गया है। जिसमें अगर मूर्ति कला में चूड़ियों के साथ साथ दाहिने हाथ में चक्र है, तलवार है, घंटी है और अब अभय मुद्रा है। और उसके साथ साथ जो बायां हाथ है उसमें शंख है। यहाँ पर देखिए बाएं हाथ में शंख है, धनुष है, ढाल है और जो उरु है, फिर उरु मुद्रा है। इन सब मुद्राओं में इन देवी को दिखाया गया है। तो ये था कोटरवई का मूर्ति कला, जो पुरातत्वविदों की टीम ने तमिलनाडु का जो उलंदपुर पेट है उसी के पास पल्लव काल का पाया गया है। ये 8वीं शताब्दी का है। आगे विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के बारे में दिया है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर, यानी कि अतिथि के तौर पर जो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 था उसमें पार्टिसिपेट किए थे। ये सम्मेलन हो कहाँ रहा था? ये हो रहा था दुबई, यानी कि जो संयुक्त अरब अमीरात है उसमें आयोजित किया गया था। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है। इसमें हुआ क्या था? इसमें भविष्य की जो सरकार हैं, मतलब अलग अलग देशों की, उसको किस प्रकार से आकार देना है, इसका मुख्य विषय क्या होना चाहिए, शासन को किस प्रकार से समावेशी बनाना चाहिए, उसके साथ साथ स्वच्छ, पारदर्शी और हरित बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता है, उस पर बल देने के लिए जो सरकारी अधिकारी हैं, विचारक हैं, नीति निर्माता हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो कुछ लोग हैं प्लस लीडर्स हैं, ये अपने वहाँ पर इकट्ठा हुए विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में अपने ज्ञान का आदान प्रदान किए और साथ साथ मानवता और भविष्य और पर्यावरण पर भी फोकस किया गया था। तो ये जो विश्व शिखर सम्मेलन है दुबई में हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी। डेटा विशिष्टता के बारे में दिया है। चर्चा में क्यों आ गया है? भारत ने जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है उसके साथ जो चल रही एफटीए का मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इसके तहत जो डेटा विशिष्टता है इसकी मांग को खारिज कर दिया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि जो डेटा विशिष्टता है ये है क्या, इसके बारे में देखते हैं। जैसे भी किसी भी दवा को, किसी भी मेडिसिन का जब उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, यानी कि जब उसका परीक्षण किया जाता है, नई दवा बनाई जाती है, उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, परीक्षण होता है। तो इसके जो रासायनिक फार्मूले होते हैं इसको न्यूनतम अवधि आमतौर पर 6 साल होता है, 6 साल के लिए इसे प्रतिबंधित कर दिया जाता है। मतलब कि इस फार्मूले को किसी और कंपनी के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। ये हो गई डेटा विशिष्टता, मतलब कि जो कंपनी नई दवाओं का निर्माण करती है उसके विकास में जो भी उसका पैसा खर्च लगता है, सब कुछ लगता है, तो जो डेटा होता है, जिस डेटा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, मतलब जो जानकारी रहती है इसको बनाने का जो फार्मूला रहता है, उसको पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं करती उस कंपनी, जब तक कि उसका सब खर्च निकल नहीं जाता है। हालांकि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि जो डेटा विशिष्टता है इसकी जो अवधि है इसे और भी बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो खर्च आता है नई दवाओं के विकास करने में वो पैसा अपना निकल जाए। तो भारत आपत्ति क्यों जता रहा है? भारत की आपत्ति का कारण है, भारत जेनरिक दवाओं का बहुत बड़ा मार्केट भी है, अब बहुत बड़ा उद्योग है भारत के अंदर जेनरिक दवाओं का, जो सस्ती दवाएं होती है। ये जेनरिक दवाएं होती क्या हैं? जैसे भी कोई भी कंपनी कोई भी दवा अगर निर्माण करती है तो उसका एक नाम रखती है, ब्रांड नाम रखती है। तो फिर जिस रासायनिक फार्मूले से इस दवा को बनाया जाता है, जैसे ही इसका पेटेंट खत्म हो जाता है, इस फार्मूले को पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। तो और अलग अलग जो कंपनी होती हैं इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके इस दवा को बनाती हैं। तो इनको जो रिसर्च होता है उसमें खर्च नहीं लगता है, तो ये सस्ते में दवाओं को देते हैं। इन्हीं दवाओं को, जो ब्रांडेड दवाएं हैं, अलग नाम से बनाते हैं
और फार्मूला वही यूज करते हैं और इसको सस्ते में बेचते हैं। तो यह जेनरिक दवाएं, तो इससे जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको दवाएं सस्ते में मिल जाती हैं, लेकिन पावर वही, क्योंकि फार्मूला वही होता है, सेम होता है। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर विवाद है भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच। डिप्थीरिया के बारे में दिया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 में नाइजीरिया, गिनी और उसके पड़ोसी देशों में बहुत तेज़ी से जो डिप्थीरिया है ये फैल रही है। इसको काउंटर करने के लिए, इसको रोकने के लिए डिप्थीरिया पर और भी जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, यानी कि जो नैदानिक परीक्षण होते हैं, और भी क्लिनिकल ट्रायल किया जाए, इसके लिए गाइडलाइंस जारी किया गया है। गाइडलाइंस है क्या? इस गाइडलाइंस में यह भी है कि जो डिप्थीरिया एंटीबायोटिक है यानी कि डीएपी एंटीबायोटिक है, इसका इस्तेमाल, और एंटीटॉक्सिन है, बायोटिक नहीं, एंटीटॉक्सिक, डीएटी डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिक, और इसके साथ साथ एंटीबायोटिक दवाओं का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक दवाओं का भी इस्तेमाल करने की सिफारिश दिया गया है कि जो फैल रहा है तेज़ी से डिप्थीरिया, इसको कंट्रोल किया जा सके। तो आइए डिप्थीरिया के बारे में जान लेते हैं। डिप्थीरिया है क्या? डिप्थीरिया एक गंभीर संक्रामक रोग है। एक संक्रामक रोग है जो बैक्टीरिया आधारित है। बैक्टीरिया से इसका संक्रमण होता है। विशेष रूप से बच्चों में ये गंभीर रूप से जो श्वसन समस्या होती है उसको उत्पन्न करते हैं, जैसे निमोनिया जैसी समस्याओं को जन्म देती है। WHO की नई सिफारिशों में जो पेनिसिलिन्स एंटीबायोटिक दवा है, इसके स्थान पर मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक्स दवाओं का उपयोग करना, डीएटी देने से पहले नियमित संवेदनशील जो परीक्षण है उसका नहीं करना, और रोग की गंभीरता और लक्षण शुरू होने के बाद के समय पर के आधार पर जो डीएटी है डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन जो मेडिसिन है, उसके खुराक को नहीं दिया चाहिए, उस पर विचार करने के लिए गाइडलाइंस जारी किया है। तो ध्यान रखिएगा। अफ्रीका में है नाइजर और गिनी देश। आगे है ओडिसियस चंद्र लैंडर्स, अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है स्पेस यक्स के द्वारा फ्लोरिडा से, अमेरिका का फ्लोरिडा तट है, वहाँ से ओडिसियस चंद्र लैंडर्स को लॉन्च किया गया है। एक लैंडर्स है चंद्र लैंडर्स, इसे चंद्रमा की तरफ लॉन्च किया गया है। इसकी अवधि है कि ये 50 वर्षों से अधिक समय तक काम करता रहेगा। तो ये अमेरिका का पहला प्राइवेट चंद्र लैंडर्स होगा जो इतनी वर्षों तक लगातार काम करता रहेगा। इसे बताया गया है कि ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ध्यान रखिएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अभी तक इजराइल, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का इसके पिछले जो भी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा जो भी प्रयास किए गए थे वो सफल नहीं हो पाए थे। कई सारे चैलेंज का सामना करना पड़ा था। अभी इसे 22 फरवरी को निर्धारित किया गया है, 22 फरवरी पर चंद्र सतह पर लैंड कर लेगा। जो इसके पहले सॉफ्ट लैंडिंग हो चुकी है वो है अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ, चीन और भारत, जापान। इनको सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब सफल सॉफ्ट लैंडिंग का तमगा हासिल हो चुका है चंद्रमा की सतह पर। हालांकि भारत जो चंद्रमा है उसके दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। दक्षिणी ध्रुव पर उतारने वाला भारत पहला देश बना हुआ है। आगे है कोचीन का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स के बारे में दिया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो अपने सौर ऊर्जा संचालित के लिए जाना जाता था, यानी कि जो कोचीन है कि हाँ, कोचीन केरल में है। केरल में एक हवाई अड्डा है। ये पहला सौर संचालित हवाई अड्डा का तमगा इसको लगा था। मतलब कि सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा तो बन गया था पूरी तरीके से। अब इसके अंदर से जो विश्व का पहला हवाई अड्डा यह भी बनने जा रहा है कि यह ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इस हवाई अड्डे को संचालित किया जाएगा। इस पर एक प्लांट लगाया जा रहा है कोचीन के अंदर ही, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इस प्लांट के अंदर इसका लक्ष्य है कि 1000 किलोवाट बिजली पैदा करना, जो भारत का जो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है इसमें योगदान देना। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पादित ग्रीन हाइड्रोजन होते हैं, उसके लिए भारत का जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है उसका एक केंद्र बिंदु बन पाएगा। ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या होते हैं? कहते हैं जब हाइड्रोजन, जैसे कि H2O, जल में H2O होता है, इसमें से जब हाइड्रोजन निकालने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके वाटर से ही हाइड्रोजन को अलग करते हैं। जब वाटर से हाइड्रोजन को अलग करते हैं तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया बोलते हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता है इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए, तब इसी हाइड्रोजन को ही बोल दिया जाता है ग्रीन हाइड्रोजन। आगे बढ़ेंगे, बाल्टिक सागर के बारे में दिया है। बाल्टिक सागर, वैज्ञानिकों ने
जो साइंटिस्ट है बाय मिस्टेक से जर्मनी में बाल्टिक सागर के नीचे एक पाषाण युग की दीवार की खोज की है। एक पाषाण युग की दीवार की खोज की गई है जिसे यूरोप की सबसे पुरानी मेगा स्ट्रक्चर्स माना जा रहा है। यूरोप की सबसे पुराना मेगा स्ट्रक्चर्स माना जा रहा है। समुद्र तल के साथ साथ लगभग 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह 1 किलोमीटर तक फैला हुआ है दीवार। 1673 अलग अलग पत्थर इसमें शामिल है। इस दीवार में 1673 अलग अलग पत्थर इसमें शामिल हैं। यह एक प्राकृतिक संरचना होने की संभावना नहीं है कि यह प्राकृतिक संरचना हो, जिसे शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका निर्माण लगभग 10,000 साल पहले हुआ होगा। 10,000 साल पहले जो शिकारी संग्रहकर्ता थे उनके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, क्योंकि ये नेचुरल रूप से इस दीवार का निर्माण नहीं हुआ है। तो आइए पाषाण युग के बारे में देखते हैं। पाषाण युग को एक प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें मानव का प्रारंभिक जो मानव समाज है उसका प्रारंभिक उद्गम हुआ था। जैसे पत्थर के औजारों का हथियारों का उपयोग करना था। इसे 3 मुख्य कालों में विभाजित किया गया था: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इस समय के दौरान मनुष्य शिकारी संग्रह करता था, मतलब कि शिकार करके मनुष्य अपना भरण पोषण करता था। जो जीवित रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक से अधिक उस समय मनुष्य जीवित रहता था। अब पत्थर से बने औजार और हथियार का इस्तेमाल करता था। तो वो था पाषाण युग। तो ये था। बाल्टिक सागर के बारे में एक बार देख लेते हैं। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा ही है। बाल्टिक सागर यहाँ पर देखिए, ये है बाल्टिक सागर। इसके अगल बगल कौन सी? स्वीडन है, फिनलैंड है, इस्टोनिया है, लाटविया है और इसके बाद लिथुआनिया है, रसिया है, पोलैंड है, जर्मनी है। ये सब कंट्री बाल्टिक सी के इर्द गिर्द है, इसके आसपास स्थित है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।